अच्छा, अब हम कहते हैं ना ज़रा टॉक्सिक रिस्पॉन्सेज देखते हैं कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की क्या होते हैं। तो उसमें ना ऑटोमेटिसिटी क्या रही हो रही थी, बढ़ रही थी। उससे हमारे पास क्या हो रहा था, ऑटोमेटिसिटी क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल बढ़ रहा था, जिसकी वजह से आफ्टर डिपोलराइजेशन की डिले हो रहा था। और हमारे पास क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा सिस्टली हो रहे थे, टेकीकार्डिया हो रहा था और फिब्रिलेशन हो रही थी। अभी जो प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स जो जनरेट हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, ताकि प्रीलोड तो हमने कम कर लिया था एट्रिया के ऐसे नोड से। अब जो हमारे पास जो वेंट्रिकल जो थे ना, उनके हमने ना आफ्टर लोड भी कम करना था। तो ये प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स है ना, उनकी तादाद जो होते हैं ना एक्स्ट्रा सिस्टली, वो हमारे पास ना बढ़ जाते हैं। अब जब प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स जो होते हैं वो कपल हो नॉर्मल बीट्स के साथ, 1:1 फैशन के साथ, तो इस रिदम को हम कहते हैं बिजिमिनी। अब डिजिटल इसके जो क्लिनिकल यूजेस है ना, अगर हम उनको देखें तो ये भी हमारे पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। डिजिटलिस हमारे पास यूज़ होता है क्रोनिक हार्ट फेलियर में, और ये हमारे पास फंक्शनल स्टेटस ऑफ हार्ट को तो इम्प्रूव करता है, लेकिन उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग नहीं करता। अब ये जो बाकी जो एजेंट्स होते हैं वो उसमें डायूरेटिक्स यूज़ कर रहे थे, एस इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे थे, वेजोडाइलेटर्स यूज़ कर रहे थे, ये भी इफेक्टिव होते हैं। और ये हमारे पास ये जो तीन होते हैं ये लेस टॉक्सिक होते हैं, और ये बाज़ दफ़ा ना लाइफ को भी ना प्रोलॉन्ग कर देते हैं। जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, इनका फिर क्या फ़ायदा होता है, इनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है। इनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होने की वजह से इनको केयरफुली डिज़ाइन करते हैं और इनको हम मॉनिटर करते हैं। आगे है हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन। अब एट्रियल फिब्रिलेशन भला क्या चीज़ है, कि जो एट्रिया है ना वो, उसके अंदर ना फिब्रिलेशन हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब फिब्रिलेशन और फ्लटर, फिब्रिलेशन क्या होती है और फ्लटर, फ्लटर ये होता है कि ना एट्रिया और वेंट्रिकल ना कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी फुल फोर्स से ऐसे ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। कि मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स, फिर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स। तो फिर हम इसको प्रिवेंट करने के लिए दो काम करते हैं। ये कंडक्शन वेलोसिटी को कम करना होता है, और हमने क्या करना होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड को, ए बी नोड के रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ाना होता है, ताकि जो एट्रिया के अंदर फिब्रिलेशन जो फ्लटर हो रहा है उसका इफेक्ट वेंट्रिकल्स को करना पड़े। हम ना एट्रियल फिब्रिलेशन को तब कम करेंगे ताकि वेंट्रिकल्स के ऊपर ना इसका कोई इफेक्ट ना हो, और उसके रेट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि एफिशिएंट फिलिंग और इजेक्शन हो। कहाँ से, वेंट्रिकल से। तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक एक्शन जो होता है ना डिजिटलिस का, वो ना इस मकसद को ना एट्रियल फिब्रिलेशन हो या इसको ना वेंट्रिकल्स के रेट को ना जाके ना कंट्रोल करता है। क्या भला डिजिटलिस कंट्रोल कर रही होती है, और उस वक्त हमें एट्रियल फिब्रिलेशन के टाइम पर हमें ये बहुत ज़्यादा डोजेज में ना डिजिटलिस चाहिए होता है। ये काम हम एट्रियल फिब्रिलेशन का बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से भी कर सकते हैं। इनका एक इफेक्ट ये होता है कि ये ना हमारे पास नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। ठीक है, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। अब डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी क्या होती है, डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी होती है एरिथमियास, एरिथमोजेनेसिस काज करवाता है ये। क्यों, क्योंकि हाइपोकलीमिया हो जाता है। अब जो डिजिटलिस इंड्यूस्ड वोमिटिंग जो होती है ना, डिजिटलिस इंड्यूस्ड वोमिटिंग, उससे हमारे पास क्या होता है, ये दो चीज़ें होती हैं, हाइपर कैल्सीमिया भी हो जाता है और हाइपोमैग्नीसीमिया भी हो जाता है, मतलब मैग्नीशियम भी कम और कैल्शियम भी कम, जिससे हमारे पास क्या हो जाती है, मैग्नीशियम आयन की डिप्लेशन हो जाती है, और ये हमारे पास मजीद डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी को फैसिलिटेट कर रहा होता है। अब डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी को ये दो डायरेटिक्स जो थायोजाइड्स और लूप डायरेटिक्स, ये भी डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी को बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों भी तो हाइपोक्लीमिया ही काज करवा रहे होते हैं ना, जिसकी वजह से एरिथमोजेनेसिस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी जो हमारे पास डिजिटलिस जो टॉक्सिसिटी है, वो हम ना इसको ना जरा ना यहाँ पे ना एक ना बंदे के ऊपर ना बना के देखते हैं क्या क्या ना इसकी ना टॉक्सिसिटी होती है। नोजिया वोमिटिंग तो हो गया, वो मैंने पहले भी बता दिया, वोमिटिंग वाला पॉइंट, नोजिया वोमिटिंग हो गया। ये कन्फ्यूजन होती है बंदे को, हेलोसिनेशन से फील हो रहे होते हैं। और क्या होता है जी जनाब, विजुअल और एंडोक्राइन एबिरेशंस आती हैं। एंडोक्राइन एबिरेशन में हमारे पास क्या आता है, गैनाइकोमास्टिया आता है।
और हमारे पास जो एरिथमियाज जो होता है ना डिजिटल से, वो बहुत कॉमन है। ये इस दफ़ा क्वेश्चन भी आता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी आया था यही वाला, एरिथमियाज आर कॉमन। ये हमारे पास ये पूरा डिजिटल टॉक्सिसिटी लिखो, एरिथमियाज आर कॉमन, और हमारे पास डेफनेस भी होती है से, और नहीं डेफनेस सॉरी ये डेंजरस लिखा हुआ है। एरिथमियाज आर कॉमन और हमारे पास डेंजरस होते हैं एरिथमियाज डिजिटल इसके। और हमारे पास इससे क्या होता है, डायरिया होता है। अब क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन क्या होती है डिजिटल इसकी, वो ये होती है कि एक्सटेंशन ऑफ थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, हमें ना थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग जो होता है ना वो बढ़ जाता है। एक्सेसिव कैल्शियम आयन की अकमुलेशन हो जाती है कार्डियक सेल्स में, और इससे हमारे पास जो ओवरलोड हो गई है, ठीक है, ये ट्रिगर्स करता है एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी एंड एरिथमियाज। ये जो कैल्शियम आयन ज़्यादा अकमुलेट हो जाते हैं कार्डियक सेल्स में, उससे हमारे पास क्या होता रहता है, एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी और एरिथमियाज होते रहते हैं। अब सेवियर एक्यूट इंटॉक्सिकेशन क्या होती है इसकी, ये तब होती है जब सुसाइडल या एक्सीडेंटल केस में हो, और इसकी एक्सट्रीम ओवरडोजेज हो जाए डिजिटल इसकी। फिर क्या होती है, कार्डियक डिप्रेशन हो जाता है, और फिर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, कार्डियक डिप्रेशन और कार्डियक अरेस्ट, हालांकि होना क्या चाहिए था, टेकीकार्डिया और फिब्रिलेशन हो जाती, लेकिन ये नहीं होते। सेवियर एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, कार्डियक डिप्रेशन और कार्डियक अरेस्ट, और ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। आगे हमारे पास है करेक्शन ऑफ पोटाशियम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। अब ये जो पोटाशियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है, अब हम उसको ना कैसे ना वो करें। क्रोनिक डिजिटलिस की इंटॉक्सिकेशन के लिए हमारे पास यूजफुल होता है कि हम पोटाशियम के सप्लीमेंट दें, या फिर सवेयर एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में हमने क्या दें, ट्रीटेड बाय पोटाशियम सप्लीमेंट। ये हमारे पास क्या काजेज मार्क्ड हाइपरकलीमिया। ठीक है, अब माइल्ड टॉक्सिसिटी में क्या देते हैं हम, ओरल या पेरेंटरल पोटाशियम सप्लीमेंट्स देते हैं। अब एंटी एरिथमिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, वो ये होती हैं, लिडोकेन है, फेनिटोइन है, और प्रोप्रेनोलोल है। ये तीन ड्रग्स जो होती हैं ना, ये तीनों हमारे पास क्रोनिक केस में हमारे पास यूजफुल होते हैं। कौन कौन से, लिडोकेन, फेनिटोइन, और हमारे पास क्या है, प्रोप्रेनोलोल है। सिवियर एक्यूट डिजिटलिस ओवरडोजेज, इनहिबिशन ऑफ ऑल पेस मेकर्स। ये हम सिवियर एक्यूट डिजिटलिस ओवरडोज जब हो जाए ना हमारे पास, ये है कि ना अगर ना सिवियर एक्यूट डिजिटलिस ओवरडोज में अगर हम इसको दें क्या, ये तीनों ड्रग्स, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ना तमाम के तमाम पेस मेकर्स की इनहिबिशन हो जाती है। फिर ये भी हो सकता है कि ना हमें क्या एक इलेक्ट्रॉनिक पेस मेकर चाहिए होता है कि ना हम ना उस बंदे को दोबारा होश में ला सकें। तो जो हमारे पास एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं ऐसे मरीज़ों में। एंटी एरिथमिक ड्रग्स ऐसे मरीज़ों में बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। आगे लिखा हुआ कि डीजी बाइंड क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास डिजॉक्सिन एंटीबॉडी होती है। ये हमारे पास यूज्ड होती है इफ़ अदर थेरापीज अपीयर टू बी फेलिंग। डिजॉक्सिन एंटीबॉडीज़ तब ये डीजी बाइंड जो है ये वाला तब यूज़ करते हैं जब बाकी काम ना कर रहे हों।